सर आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इन तीन मार्केट कैप में आपको जरूर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसी चीज को हम समझेंगे। यहाँ पर दो पॉइंट है कि भाई अगर यहाँ पर हम निवेश करने के बारे में बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, और दूसरी चीज हम ये समझेंगे कि माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप 2017 का स्मॉल कैप क्या था, उसके अंदर क्या फर्क था, और आज 2025 के अंदर स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर क्या फर्क हो गए। ये दो पॉइंट को हम यहां पर कवर करेंगे। उसके बाद एक दो सवाल को भी हम कवर करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और यकीन माने कि इस तरह की वीडियो यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत ही कम ही देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पूरी जरूर देखना चाहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को भी जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट जो लोग भी देखना पसंद करते हैं उन तक आप शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों आपको मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर निवेश करना चाहिए, माइक्रो कैप के अंदर पैसे डालना चाहिए। देखिए इसका सिंपल सा रीजन है भाई, हम यहाँ पर जो पैसे बनाने, हम यहाँ पर जो निवेश करते हैं वो इसलिए निवेश करते हैं ताकि हमारा कॉर्पस ज्यादा अच्छा से अच्छा, मतलब ज्यादा से ज्यादा तैयार हो सके। अब ज्यादा पैसे बनाना है तो हमको स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप के अंदर आना पड़ेगा, ये हर कोई जान रहा है। देखिए अब यहां पर एक बात जो कि आपको याद रखना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इस तरह के जो कैटेगरीज हैं उनके फंड के अंदर आपको निवेश नहीं करना चाहिए, ये मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, जब आपके पास समय है, तो आपको स्मॉल कैप के अंदर भी अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आपको एलोकेशन देना चाहिए। तो ये बात क्लियर हो गई, क्यों देना चाहिए वो चीज मैं आपको बता चुका हूं। क्योंकि भाई पैसे लार्ज कैप के अंदर भी बनते हैं, मिड कैप के अंदर, फ्लेक्सी कैप के अंदर भी बनते हैं, लेकिन अगर इन तमाम तर कैटेगरी से उठकर अगर ज्यादा रिटर्न्स आपको बनाना है तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर, माइक्रो कैप के अंदर आना ही पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब हम इस चीज को समझते हैं कि भाई इस समय पे 2025 के अंदर हम अगर मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के अंदर निवेश करते हैं, इन कैटेगरीज के अंदर आज की डेट में क्या चेंजेस हुए हैं, और 2017 से पहले इसकी हालत क्या थी, 2017 में इसकी हालत क्या थी। सबसे पहले अगर 2017 की बात करें तो म्यूचुअल फंड को कैटेगराइज किया गया है, सेबी ने 2017 के अंदर कैटेगराइज किया म्यूचुअल फंड को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। समझ रहे हैं ना। असल में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप उससे पहले भी थे, लेकिन होता यह था कि भाई ये जो परसेंटेज है ना सेबी की तरफ से, ये फिक्स नहीं किया गया था। कौन सा परसेंटेज? सेबी ने 2017 में कहा कि भाई अगर कोई फंड लार्ज कैप है तो उनको अपने एयूएम का 65% लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर ही निवेश करने होंगे। अगर कोई मिड कैप है तो सेम यही फॉर्मूला मतलब अप्लाई करना पड़ेगा, और स्मॉल कैप के अंदर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। उससे पहले क्या होता था, 2017 से पहले कहने को तो स्मॉल कैप होते थे, लेकिन वो अपने बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे लार्ज कैप के अंदर डालकर रखे होते थे, कहीं और दूसरी जगहों पे डालकर रखे होते थे, मिड कैप में डालकर रखे होते थे। लेकिन 2017 के बाद सेबी ने देखा कि भाई ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो सेबी ने कहा नहीं, मिड कैप है तो 65% पैसे मिड कैप में जाने चाहिए, और अगर लार्ज कैप है तो 65% लार्ज कैप में, स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में 65% पैसे जाने चाहिए। तो 2017 से पहले की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बहुत ज्यादा डर नहीं था, वहां पर फंड मैनेजर के लिए नई चुनौती नहीं थी। लेकिन 2017 में जब इस चीज को लेकर कैटेगराइज कर दिया गया और जब ये नियम लागू किया गया तो यहां पर बहुत सारे टेंशन होने लगे, बहुत सारी चुनौती होने लगी। सबसे पहले चुनौती तो फंड मैनेजर के लिए हो गई, एक नई चीज को एक्सपीरियंस करना था, नई तरीके से एक नई चीज का एक्सपीरियंस करना था। अब इन्वेस्टमेंट के उनके तरीके, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी उसको बदलने की जरूरत थी। ये एक नई चुनौती थी फंड मैनेजर और फंड मैनेजर की टीम के लिए। दूसरी बात, जो फंड थे ना, फंड्स के इतने बड़े बड़े एयूएम नहीं थे, समझ रहे हैं ना, फंड्स के एयूएम कम थे। और आज के डेट में हम बात करते हैं ना कि भाई के फंड्स के एयूएम बहुत ज्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी वगैरह का प्रॉब्लम होता है और भी दूसरे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हम इस तरह की बात करते थे। लेकिन उस समय पे 2017 के बाद ये नियम लागू होने के बाद इस बात का भी डर था कि भाई बहुत सारे फंड्स ऐसे थे जो कि क्या कहते हैं कि जिसके एयूएम इतने बड़े नहीं थे। मतलब कितनी ऐसी एमसी थी जिसके पास स्मॉल कैप थे ही नहीं, समझ रहे हैं ना।
किसी के पास लार्ज कैप नहीं, किसी के पास मिड कैप नहीं, तो ऐसा भी चल रहा था। तो फंड की भी कमी थी। दूसरी बात यह है कि फंड थे भी तो उनके ईवीएम बहुत बड़े नहीं थे, फंड मैनेजर के लिए चुनौती थी। और सबसे बड़ी परेशानी जो थी वो ये थी कि भाई आजकल हमारे पास एक नहीं 1000 डेटा अवेलेबल है जिसे हम रीड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उसके तहत हम अपने इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और ये बहुत बड़ा मुद्दा था इन्वेस्टर्स के लिए भी। जबकि ये एक नया नियम था भाई, यहां पर ये भी चांसेस थे, लोगों को लग भी रहा था कि भाई ये अगर ठीक ठाक से मैनेज करने में कामयाब हो गए, मतलब उस वक्त जब ये कहा गया कि भाई 65% एयूएम का डालना ही है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, तो लोगों को ये भी लगने लगा कि भाई अगर इस स्ट्रेटेजी में कामयाब हो गए तो यहाँ पर पैसे भी बनने के ज्यादा चांसेस है। तो इस हिसाब किताब से, इस एंगल से ज्यादा अट्रैक्टिबल भी था स्मॉल कैप और रिस्की भी था साथ ही साथ में। लेकिन आज अगर 2025 की बात करें तो यहाँ पर जितनी भी मैंने बातें की हैं, जैसे लोग अभी देखे तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में। दूसरी बात यह है फंड मैनेजर के लिए अब ये चीजें नई नहीं रह गई है। प्लस डेटा की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे डेटा आज के डेट में हमारे पास अवेलेबल है और बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई है इंडस्ट्री के अंदर। स्मॉल कैप के अंदर अगर मैं रिस्क की बात करूं तो भाई उसको लेकर भी बहुत सारे रिस्कोमीटर वगैरह जारी किए जाते हैं एमफी की तरफ से। उसके बाद सेबी वगैरह के जो इस पे बहुत सारे नियम आ गए, उसके बाद स्ट्रेस टेस्ट वगैरह आया, उसके बाद और भी क्या क्या नियम आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो आ रही है, ये सारी चीजें आसानियां कर रही हैं, लोगों के लिए आसानियां तैयार हो रही है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है ना कि आज के डेट में आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, चाहे आप स्मॉल कैप को देखें, लार्ज कैप, मिड कैप, किसी भी कैटेगरी में आपको फंड की कमी नहीं होती है। और दूसरी बात, जो भी फंड्स हैं उनके ज्यादातर फंड्स ऐसे हैं जिनके एयूएम आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो ये डर भी हमारे अंदर से खत्म हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि 2017 में जो स्मॉल कैप थे और 2025 में जो स्मॉल कैप है, दोनों वक्त में देखे और वक्त के हिसाब से देखे तो दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क अब आ चुका है। तो मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि भाई डरने की जरूरत नहीं है मार्केट से। मेरे कहने का यह भी मतलब नहीं है कि बिल्कुल आप अपना पूरा पैसा स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप के अंदर डालिए। मेरे कहने का ये भी मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, एटलीस्ट आप 5 ईयर से 7 ईयर्स या उससे प्लस के लिए निवेश कर रहे हैं, तो आप स्मॉल कैप में जरूर निवेश करिए। लेकिन हाँ, उतना ही निवेश करिए जितना आपका रिस्क एपिटाइट अलाउ करता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई अपने रिस्क एपिटाइट को भूल जाइए और सारा का सारा टोटल पैसा आप स्मॉल कैप, मिड कैप या माइक्रो कैप में डाल दीजिए। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। तो फाइनली डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, मार्केट आपको जब जब भी मौका देता है ना, तो वहां पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट जरूर करिए और जरूर आप मौके का फायदा उठाइए। तो फाइनली यहां तक ये सारी बातें कंप्लीट हो गई। अब कुछ सवाल है, 2 सवाल है, हम उनको कवर कर लेते हैं। कई सारे सवाल आते रहते हैं आपके तरफ से, हम चाहते हैं कि उनको कवर कर लेते हैं। 2 सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद और भी सवाल है तो उनको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला सवाल आ जाता है राजेश भटोटिया जी की तरफ से। इन्होंने पूछा हुआ था कि सर, मैंने आईसीआईसी टेक्नोलॉजी फंड के अंदर 2022 से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। इस फंड में मेरा पोर्टफोलियो का ओनली 1 सेक्टरल फंड का 7% इन्वेस्ट कर रहा हूं, कर रखा है। 2035 तक के होल्ड कर सकता हूं, अदर फंड में स्विच करूं या इस फंड में रह सकता हूं। मतलब इनके कहने का मतलब है आईसीआईसीआई का जो टेक्नोलॉजी फंड है उसके अंदर ये निवेश कर रहे हैं। अपनी पोर्टफोलियो का सेक्टरल फंड का मतलब 7% ये निवेश कर रहे हैं, मतलब अपनी पोर्टफोलियो का, जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है ये यही कहना चाह रहे हैं कि अपनी पोर्टफोलियो का 7% में निवेश कर रहा हूं, तो मुझे इस फंड के अंदर रहना चाहिए या फिर मुझे स्विच कर देना चाहिए किसी दूसरे फंड के अंदर। देखिए, अगर आप अपनी पोर्टफोलियो का 7% निवेश कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड, अगर और भी बहुत ज्यादा सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड नहीं है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। 7% की बात है और हम बराबर कहते हैं कि भाई 10, 11, 12% तक आप निवेश कर ही सकते हैं आप अपनी पोर्टफोलियो का, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात और भी कहूंगा कि भाई सेक्टर रोटेशन होता रहता है और ये एक सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड है, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। और आपको 2035 तक के लिए निवेश करना है, तो काफी लंबा समय है, मतलब लगभग 10 साल या उससे ऊपर है। तो इसलिए मैं कहूंगा, इस समय को देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई यहाँ पर 2 चीज आपको समझना चाहिए। सबसे पहली चीज ये कि सेक्टरल फंड से अच्छे होते हैं जो कि डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि समय आपके पास लंबा है, तो इतना लंबा समय अगर आपको देना ही है तो भाई आप स्मॉल कैप के अंदर क्यों नहीं जाएंगे या फिर मिड कैप के अंदर क्यों नहीं जाएंगे। मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा पैसा मिड कैप के अंदर भी डालिए और थोड़ा सा स्मॉल कैप के अंदर भी डालिए। अगर आपको इतना समय तक सही में निवेशित रहना है तो
नहीं तो थोड़ा सा पैसा है, आप 7% निवेश कर रहे हैं, आप यहाँ पर भी रहने दें, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए कि बेटर क्या हो सकता है आपके रिस्क के अनुसार, टाइम के अनुसार। तो डाइवर्सिफाइड फंड बेहतर हो सकता है, और किस कैटेगरी का बेहतर हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरे सवाल की तरफ अगर हम आए, तो दूसरा सवाल आ जाता है आजाद आलम जी की तरफ से। ये कहते हैं सर कोई बढ़िया फंड बताओ लॉन्ग टर्म के लिए। सर सबसे पहली बात कि फंड का जो सिलेक्शन होता है ना, ये काफी सारी चीजों को देखकर होता है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपके लिए फंड देखा जाए, तो आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है, ये देखना पड़ेगा। आपकी एज को देखना पड़ेगा, उसके बाद क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट होराइजन को देखना पड़ेगा, आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, आपके इनकम सोर्स क्या है। इन तमाम तर चीजों को देखने के बाद तब जाकर एक बेस्ट फंड का सिलेक्शन किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि जो फंड मेरे लिए बेस्ट हो या फिर मुझे जो फंड बेस्ट लगता हो वह आपके लिए भी बेस्ट हो, लेकिन फिर भी एक मान कर चलता हूं कि अगर आप एवरेज 25 से 30 के आसपास की उम्र के हैं, तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप लार्ज कैप लेना चाहते हैं, लार्ज कैप के हिसाब से, अगर लार्ज कैप के मतलब 3-4 सालों के लिए आप निवेश करना चाहते हो, वहां पर लार्ज कैप की तलाश है, तो आप आईसीआईसीआई का लार्ज कैप ले सकते हैं। आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड हो गया, एसबीआई ब्लू चिप फंड हो गया, इस तरह के फंड आप ले सकते हैं। मिड कैप में हो गए तो भाई एचडीएफसी मिड कैप ले सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ले सकते हैं। उसके बाद कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड आप ले सकते हैं, मिड कैप कैटेगरी में हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्मॉल कैप में, तो स्मॉल कैप में आप कई सारे जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप भी आप ले सकते हैं, बंधन स्मॉल कैप हो गया, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप हो गया। इस तरह करके ये कई सारे स्मॉल कैप हैं जिन्हें आप मतलब ले सकते हैं। ये अच्छा परफॉर्म करने वाले फंड्स हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आपको निवेश करना है तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दे, ये बराबर रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं। और चैनल को अगर अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली मेंबर्स वगैरह के साथ जरूर वीडियो को शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।